पे इस ग्रासलैंड की और इस एरिया की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे 3 तरह के बस्टर्ड मिलते हैं। लेसर फ्लोरिकन मिलता है, मानसून में आता है। ग्रेट बस्टर्ड तो थ्रू आउट ईयर रहता था यहाँ पे, और विंटर में हुबारा बस्टर्ड आता है। तो तीनों कभी-कभी ऐसा होता है कि लेसर फ्लोरिकन यहाँ से गया भी नहीं है, हुबारा आ गया है। ग्रेट बस्टर्ड है, तो दिस इज़ ओनली वन स्मॉल प्लेस इन इंडिया। गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिनों के बाद आज ग्रासलैंड में आना हुआ, और ग्रासलैंड की सुबह मेरे लिए हमेशा एक इंस्पायरिंग और एक यूनिक सुबह होती है। लेकिन आज की सुबह मेरे लिए हर एंगल से अलग और अनूठी है, क्योंकि ग्रासलैंड शब्द जब मैंने पहली बार जहाँ से सुना, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने जब पहली बार समझा कि वो बर्ड्स या परिंदा कहाँ होता है, कैसे होता है, जिनकी नोट्स पढ़कर, जिनके इमेजेस देखकर मैं इस फील्ड में मेरा आना हुआ, और जीआईबी के प्रति जो मेरी फीलिंग्स है, जो और बॉन्डिंग बढ़ी, उनके साथ आज मेरी ग्रासलैंड में सुबह है। थैंक यू सर, ये एक बहुत बड़ी प्यारी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। मेरे यूट्यूब का कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया, उद्देश्य यही है कि आपके एक एक अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और एक छोटा सा प्रयास है ये। आप जो भी कहेंगे, इंटरव्यू इस शब्द को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ बेसिकली, और आपको पता है अपने लिए फील्ड बहुत मायने रखता है, और फील्ड से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। तो आपके और मेरे बीच में एक चीज़ बहुत आम है, एक चीज़ बहुत सामान्य है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ग्रासलैंड। मैं ये दोनों शब्द को आपकी वजह से ही समझ पाया हूँ, या यूँ कहूँ कि अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मुझे जब मौका मिला है आपके साथ इतनी प्यारी जगह पे, क्योंकि इस जगह के साथ मेरे कई सारे पुराने यादगार लम्हे जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली आप हमसे हर मायने में बड़े हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे कई इंसिडेंट्स होंगे ग्रासलैंड को लेकर, जीआईबी को लेकर। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी, आपके कोई ऐसी यादगार पल कच्छ के ग्रासलैंड से जुड़ी हो, या कहीं और की। मैं आपको किसी भी चीज़ में बांधूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है। तो आप कोई यादगार लम्हे से शुरू करें। और बहुत सी यादें हैं, तो पहली पहली याद से शुरू करता हूँ, जब हम 1982 में यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे। हैं, और अपनी गाड़ी से आए, इन द सेंस वो पुरानी गाड़ी थी। तो हमारा पहला जो, जैसे कहते हैं ना, पड़ाव होता था, वो हिम्मत सिंह जी के घर पे होता था। बापू जी ने कहते थे, हैं। और उनसे फिर मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सा प्रेरणा भी मिली, और वो हम कहते हैं वो बंडल ऑफ नॉलेज थे कच्छ की वाइल्ड लाइफ के लिए, अदरवाइज कच्छ के लिए तो खास तौर से। तो उन्होंने हमें बताया कि अब जो गोडावन रह गए, नॉट गोडावन, आई मीन गरुड़ जो रह गए हैं, गोडावन तो राजस्थान में कहते हैं, बस्टर्ड जो रह गए हैं, ग्रेट इन बस्टर्ड, वो यहाँ पे रहे, नलिया और इस तालुका में है। और जहाँ भी थे उस ज़माने में, 40 से 45 साल पहले और जहाँ भी थे, मगर यहाँ पे सब ज़्यादा हैं। और यहाँ पे इस ग्रासलैंड की और इस एरिया की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे 3 तरह के बस्टर्ड मिलते हैं। लेसर फ्लोरिकन मिलता है, मानसून में आता है। ग्रेट बस्टर्ड तो थ्रू आउट ईयर रहता था यहाँ पे, और विंटर में हुबारा बस्टर्ड आता है। तो तीनों कभी-कभी ऐसा होता है कि लेसर फ्लोरिकन यहाँ से गया भी नहीं है, हुबारा आ गया है। ग्रेट बस्टर्ड है, तो दिस इज़ ओनली वन स्मॉल प्लेस इन इंडिया। 1-2 और जगहें भी हैं जहाँ पे तीनों मिलते हैं, मगर नॉट एट द सेम टाइम, अलग-अलग टाइम में मिलते हैं। तो इसके हमें और था। और इस एरिया की तालुका की ये और ये है ख़ासियत है कि यहाँ पे हुबारा जो है वो कोस्ट पे भी मिलता है, हमने खुद देखा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ही मुझे पहले बताई, हिम्मत सिंह ने। तो और उसके बाद हम 20-25 दफ़ा आए होंगे सर्वे के लिए, या हैं। तो पहला पड़ाव उनके साथ होता था, हर दफ़ा उनसे वही आपने कहा यादें हैं, तो हर दफ़ा उन कोई ना कोई नई बात बताते थे, अच्छी बात बताते थे।
तो अब मैं कल उधर उधर से गुजरा था जुबली ग्राउंड से, जी। तो उनकी याद आ रही थी याद हमें आ रही हिम्मत सिंह जी की, है स्वाभाविक ना? तो वो इसलिए कि वो एक तरह के फादर फिगर थे ना ऑर्निथोलॉजी के यहाँ के कच्छ के। और जब हम आए यहाँ पे तो पहली दफ़ा हमने एक बस्टर्ड देखा था। अच्छा। हाँ, वो शाम हो गई थी, बहुत शाम, और हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे, गाड़ी गाड़ी बहुत वो थी, सड़कें भी ठीक थी, कभी मतलब आप तो अब 2 घंटे में जहाँ पहुँच जाते हैं, वो आधा दिन लगता था पहुँचने में, और फिर रास्ते भी नहीं मालूम थे। जैसे होता है ना प्रिलिमिनरी जब सर्वे करें तो आपको यू आर सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड टू द एरिया, और देन यू आर लुकिंग फॉर योर ओन रूट्स एंड अदर हैं, और कॉन्टैक्ट करना यहाँ पे, तो इस तरह से फिर जब दूसरी दफ़ा हम आए, वो 83 की या 84 की बात है, मुझे याद नहीं। तो उस वक़्त हम लोगों ने 5-6 बस्टर्ड देखे थे यहाँ पे, और हमने इसे फिर वो कई दफ़ा और आए हमने, तो कभी देखते थे, कभी नहीं मिलते थे। इसलिए कि जब वो हम लोग ज़्यादातर विंटर में आते थे और या मानसून में, तो मानसून में डिस्पर्स भी हो जाते हैं, है ना? और ब्रीडिंग और फीमेल बस्टर्ड हैं, वो नेस्ट पे होती हैं, तो आसानी से दिखती नहीं है, मेल दिख जाते थे। तो इस एरिया में नलिया ग्रासलैंड की नहीं बात करता हूँ, इस एरिया में मैंने 11 मेल डिस्प्लेइंग करते देखे थे। हैं, 2001 की बात है। अच्छा। हाँ, वो तो उसके शुरू में नहीं, वो तो उस ज़माने तो 2000 है। और जब हम लोगों को ये पता चला कि ये जो ग्रासलैंड है, वो जीएसआरडीसी के अंडर में था ये, और गोट एंड शीप ब्रीडिंग सेंटर का ये ग्रासलैंड था, तो उनको उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो एक तरह से नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ था। और नेग्लेक्टेड ग्रासलैंड्स हम लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदे होता है, बस्टर्ड तो वहीं पे मिलता है, सो है ना, सो कॉल्ड वेस्टलैंड जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट के शब्दों में वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड। हमने कहा वेस्टलैंड नहीं है, वो हम लोगों की तो गोल्डन लैंड है ये बस्टर्ड के लिए, फ्लोरिकन बिल्कुल, के लिए। एग्ज़ैक्टली। तो फिर हम लोगों ने, हम और हमारे था रविशंकरन, डॉक्टर रविशंकरन, हम लोग दोनों ने ये इसका पूरा मैपिंग किया था हमें। अच्छा। 2001 की बात है। तो पूरा हम लोगों ने मैप किया था, यहाँ पे नलियाई में रहे थे हम होटल में एक में, और एक आर के जाडेजा थे यहाँ पे, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। जी। ही वॉज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है, अभी भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, हाँ, और रिटायर हो गए हैं। जी। तो उनके साथ फिर, और सबसे पहले मैंने जीपीएस जो है ना यहीं पे यूज़ किया है अच्छा। इसलिए कि हम नलिया लोग ग्रासलैंड। नलिया ग्रास हम लोग कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे, हमें भी नहीं मालूम था। और तो रविशंकर हमसे ज़्यादा स्मार्ट था, तो उसको सब मालूम था, उसने कहा सर ये यूज़ करेंगे। और फिर उसमें अब जो पूरे बाउंड्री में जाके हमने इसकी मैपिंग की थी, और उसके बाद वो मैप बनाया। और उस ज़माने में वो सब गूगल वगैरह की चीज़ें आ गई थी, अच्छे अच्छे मैप बनाने के आ गए थे, सिस्टम आ गया था। तो हम लोगों ने फिर मैप बना के, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से 5-6 दफ़ा हम मिले, यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स में रिपोर्ट दी, और उसके बाद मिले, और फिर उनसे बात की कि ये आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसलिए कि दे विल, अदरवाइज तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड है, कोई जब कोई माँ बाप नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाए। तो फिर उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। और इस ज़माने में 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई थी, वो तो बदलते रहते हैं ना जी, वो, जी, तो जी। 3, और हर दफ़ा वही कहानी सुनाना पड़ती है, शुरू से करना पड़ता है उनको, मैप दिखाना, मस्टर्ड की इम्पोर्टेंस देना, और लेसर फ्लोरिकन भी ब्रीड करता है, ये सब चीज़ें बताना। और फिर वही नहीं है, बल्कि बस्टर्ड तो सिंबल है ग्रासलैंड का, बड़ा है, एवियन सिंबल जिसे कहते हैं। तो उसमें हैरियर हैं, लार्क्स होती हैं, वो और तरह की चीज़ है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं मानो। तो फिर ये हुआ था कि यहाँ पे प्लांटेशन कर देंगे, वो रुकवाया हुँ। है कि भाई प्लांटेशन मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो फिर वो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हम लोगों को वो कंट्रोल नहीं रहता है, प्लांटेशन करते हैं तो उनको चौकीदार रखना पड़ते हैं प्लांट जी। बचाने की, मगर फिर भी उन्होंने, डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया इस पे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। फिर उन्होंने को पूरा रेंज बना इसके लिए। वैसे यहाँ पे तो लाला बस्टर्ड सेंचुरी थी 2 स्क्वायर किलोमीटर की, वो तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे तो 52,000 पोस्ट ऑफिस लगा दिए थे 1989 में, हमें याद है वो भी 89-90 में 52,000 पोस्ट ऑफिस लगा दिए थे। और इन द नेम ऑफ बस्टर्ड कंजर्वेशन, ओके। पोस्ट ऑफिस लगाना इन द नेम, तो वो, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, और विजिलेंस भी। फिर कॉर्बेट फाउंडेशन के लोग थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी किया बहुत। फिर WIA के झाला वो थे, सुतीर्थ ने यहाँ रिसर्च की है जी। बस्टर्ड पे,
तो वो एक तरह से एक के बाद एक कोई ना कोई रखवाला तो नहीं कहना चाहिए, कोई ना कोई था यहाँ पे टू स्टडी एंड टू लुक आफ्टर द ग्रासलैंड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उनका एक सबसे बड़ा क्रेडिट होता है लैंड को बचाना या वो करना, तो उनका है, मगर उनको भी। और फिर बड़े अच्छे ऑफिसर यहाँ आए कुछ, उन्होंने भी ग्रासलैंड की, तो एक तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ी गई ग्रासलैंड की। हाँ, तो ये है हमारे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी बस तीन ही दो तीन बस्टर्ड बचे हैं सर एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है ग्रासलैंड की, और नेचर के साथ और जीआईबी के साथ मैं भी एक अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। और एज अ नेचर लवर, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के नाते कई क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि अपने कोई भी ऐसा वर्ड्स या कोई ऐसी बात करके किसी को नाराज या वो करने की अपना कोई प्रयत्न नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ग्रासलैंड को या जीआईबी को वो स्पेस या वो जगह या वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। वो मुझे नहीं लग रहा सर कभी मिली है। वो किसी को नहीं मिली है, किसी भी है, बस तीन चार स्पीशीज हैं, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, लेपर्ड हैं, इन चीज तीन चार स्पीशीज के अलावा स्नो लेपर्ड हो गया हिमालयाज में, इनके अलावा किसी को नहीं मिली है। तो ये यहाँ की बात नहीं सर मैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अट्रैक्ट हुआ था टाइगर और लायन की वजह से। मैंने कैमरे भी उसके लिए लिए थे, लेकिन जब मैंने बर्ड्स के अंदर मैं इंटरेस्ट लेने लगा, आज आते हुए रास्ते में दोस्तों के साथ बात हो रही थी, शायद देवेश भाई को भी बहुत खुशी होगी ये जानकर, या उनको अच्छा भी लगेगा। शायद 10 साल से मैंने किसी भी मैमल्स के फोटो नहीं खींचे हैं। नहीं खींचना चाहिए, लेकिन मुझे जब मैंने पहली बार बस्टर्ड को देखा, सबसे पहले मेरे लिए ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि मेरी शादी आज से 16-17 साल पहले जब हुई, जब मैं अपनी वाइफ के साथ जैसलमेर में था। मेरी जैसलमेर में शादी हुई। हाँ, मेरे फादर इन लॉ जब वहाँ आर्मी में एज़ अ कर्नल कमांड कर रहे थे। तो एक वहाँ प्लेस है, तालाब है एक वहाँ। वहाँ एक जूस वाले के पास मैं जूस पी रहा था, और एक होर्डिंग लगा हुआ था, उसपे लिखा हुआ था वंडर ऑफ थार, और वो होर्डिंग आज भी वहाँ लगा हुआ है। आज भी उस होर्डिंग में कोई चेंज नहीं है। लेकिन मुझे जब पता लगा कि भई यहाँ डीएनपी करके भी कोई प्लेस है और यहाँ भी बस्टर्ड मिलता है, तो मैं गया, और वो मेरी फर्स्ट विज़िट थी डीएनपी की, जब वहाँ कुछ भी नहीं था सर। वहाँ नेटवर्क नहीं आता था, लाइट नहीं थी, और रोड भी बहुत संकरी थी, और इतने अच्छी कंडीशन में वो ग्रासलैंड था, जो आज नहीं है। मतलब हाँ, नलिया के कंपैरिज़न तो बहुत ही अच्छा है। 10 दिन पहले वहाँ से था, मैं डेज़र्ट नेशनल पार्क में था, जी। सुदासरी, शाम सुदासरी सब जगह गया था मैं। जी, जी, तो जी। सब सुदासरी में मेन थे वहाँ पे। तो अभी ग्रासलैंड तो अभी अच्छा हाँ, नहीं डीएनपी एवरेज अभी तो बस्टर्ड के लिए लास्ट स्टैंड है ही, अगर वो रहेगा तो जब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ-जहाँ ग्रासलैंड है, नलिया, डीएनपी और नानज में एक बार गया हूँ। इन सब पे कुछ चीज़ें मुझे सिमिलर लगी। जैसे एंक्रोचमेंट की इश्यू दिखा मुझे, रॉन्ग पैटर्न से खेती भी दिखी, पेस्टिसाइड के भी इश्यू दिखे। तो ऑल ओवर इंडिया में आपको क्या फ़ील होता है कि एवरेज ग्रासलैंड की क्या पोज़ीशन है? कोई पोज़ीशन नहीं है। बहुत हाँ, इतनी देखिए खूबसूरत हाँ, हैबिटेट है। देखिए हम लोगों का वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड हैं? ओके। जो बेसिकली ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी लाइव स्टॉक की है? हाँ। ग्रेजिंग पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ, है? नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी कुछ नहीं है। अभी तक वो 62 से चल ही रही है, बातें हो रही हैं, है ना? जो बनती हैं वो मतलब इम्प्लीमेंट भी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ ग्रासलैंड की कोई भी इम्पोर्टेंस कभी से नहीं, और ये इंडिया की नहीं बात है, दुनिया में ही ऐसा है ग्रासलैंड को, इसलिए कि दे शुड बी द फर्स्ट टू बी ऑक्युपाइड बाय ह्यूमन बीइंग लाइक दैट। और देखिए ओके। हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कंजर्वेशन डिपार्टमेंट नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1972 में जो अंग्रेजों ने बनाया था, एक तरह से 70s है, तो उनका पर्पज़ ये था कि फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना, उसको उसको डेवलप करना, ये उसको प्लांटेशन करना। तो ये तो दुनिया की ग्रासलैंड को तो किसी ने वो नहीं दिया है। अब उसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो है, सेरेंगेटी वगैरह है, वो तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रासलैंड है, या क्रूगर नेशनल पार्क है, और भी हैं। मगर वो यूरोप में भी ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं थी ग्रासलैंड की। सब ज़्यादातर यूरोप में भी बड़े बड़े ग्रासलैंड थे। वहाँ पे द ग्रेट बस्टर्ड जो था, और जो थी क्रेन्स वगैरह, ग्रेट बस्टर्ड को तो इतनी पॉपुलेशन थी कि जब वो
और आ जाते थे फ्लॉक के फ्लॉक उसमें क्या नाम है क्रॉप फील्ड में, तो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी कि उनको भगाने के लिए। अच्छा। इतनी पॉपुलेशन थी, तो इसका मतलब ग्रासलैंड ही तो होगा तभी तो इतनी पॉपुलेशन होगी। अब अभी भी है मगर वो तो उसके प्रॉब्ली 5% रह गए होंगे ग्रेट बस्टर्ड जो। तो ग्रासलैंड का अच्छा सिंबल जो है चीता है वो भी है, ब्लैक बक है। अभी मैं परसों पढ़ रहा था कि 37% डिक्लाइन हुआ है ब्लैक बक का वो बेलावदार में एंड सराउंडिंग एरियाज में। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ग्रासलैंड की भी इम्पोर्टेंस है। और पहले ये होता था कि ये जहाँ पे ग्रासलैंड मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आया, सबसे पहली चीज़ वो प्लांटेशन कर देते थे। है ना, उनका प्लांटेशन डिपार्टमेंट है या क्या, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम ही है प्लांटेशन। तो बहुत दफा ऐसा हुआ नानज में हम जब थे शोलापुर में काम कर रहे थे, ये भाल जो था ना पूरा भावनगर डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा भाल था वो तो पहले। वहाँ वहाँ तो लास्ट लास्ट चीता जो कोर्सिंग हुआ है वो ही हुआ है ना। वो अफ्रीका से इंपोर्ट करके लाए थे जब चीता हिंदुस्तान खत्म हो गया था। और दूसरा है ताल छापर राजस्थान में, वो भी बहुत अच्छा मेंटेन है। और वहाँ पे भी प्रोसोपिस है चारों तरफ मगर वो निकालते रहते हैं। तो उन्होंने उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है कि ताल छापर, वेलावदार एंड फ्यू रोलापाडू एक जगह है, सभी डिक्लाइन हो रही हैं। यहाँ पे हैरियर बहुत आते थे। अब मुझे अब नहीं रोलापाडू में हम गए थे, फॉरगॉट द ईयर। वहाँ पे लार्जेस्ट हैरियर का हमने देखा था रूस्ट। जब हमने भी एनएचएस में शॉर्ट नोट लिखा जे भी है, उसके बाद विभू प्रकाश आए, उन्होंने किया। और एक अमेरिकन हैरियर एक्सपर्ट था, वो रैप्टर एक्सपर्ट, उनका एस्टिमेट था कि 3000 हैरियर्स रूस्ट करते हैं वहाँ पे। द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्ट इन द वर्ल्ड। वो पूरी पूरी दुनिया में खबर गई थी, सारे कंजर्वेशनिस्ट हुआ। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें एक्शन लिया कि ये रूस इसीलिए करते हैं। वो तो फॉरेस्ट तो पूरे दिन में बहुत दूर दूर तक जाते हैं मगर रात में शाम को सब आ जाते हैं। तो ग्रासलैंड की ये भी इम्पोर्टेंस है कि बहुत सी स्पीशीज के फोरेजिंग एंड रूस्टिंग एरिया है, नेस्टिंग एरियाज हैं ग्रासलैंड में। कुछ भी वो बड़े वाले आउल भी ब्रीड करते हैं रॉक्स हो ग्रासलैंड हो तो जमीन पे ब्रीड करते हैं, नहीं तो वो लेजिस पे ब्रीड करते हैं। तो लार्क्स पे पिट्स बहुत से हैं, लिजर्ड्स हैं, सेटाना है, सेटाना का बहुत अच्छी पॉपुलेशन होती है ग्रासलैंड्स में। तो ग्रासलैंड की इम्पोर्टेंस देना चाहिए हम लोगों को, है ना। एक और पॉलिसी भी होना चाहिए ग्रासलैंड बचाने की। और वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड को अब आप चेंज कर देना चाहिए ग्रासलैंड डेवलपमेंट बोर्ड में। मतलब एक चीज़ तो तय हुई ना कि ग्रासलैंड की जितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उतनी अपने इंडिया में नहीं है। तो सर फ्यूचर में आप क्या देखते हो ग्रासलैंड को किस तरीके से या ग्रासलैंड की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ाई जाए? देखिए ग्रासलैंड को अगर यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जैसे होता है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी। तो ग्रासलैंड के अनलाइक फॉरेस्ट वेयर वी डोंट वांट टू मच ऑफ ग्रेजिंग कटिंग एंड लाइक, ग्रासलैंड को ग्रेज होना चाहिए है। नॉन ब्रीडिंग सीजन बस्टर्ड का नॉन, ये फ्लोरिकन का नॉन ब्रीडिंग सीजन में हो। देखिए इनका ब्रीडिंग सीजन भी ज़्यादातर मानसून में होता है, तो मानसून में तो ग्रास को बचा देना चाहिए कि वो बढ़ेगी, वही तो वही ग्रोथ पीरियड है। और नॉन मानसून पीरियड में या डिसाइड कर लें पर्टिकुलरली विंटर में और अर्ली समर तक आप उसको ग्रेज कराइए। है लिमिटेड ग्रेजिंग, ये नहीं है कि ओवर ग्रेज कराने तो कुछ नहीं बचेगा। तो सीडिंग अगर हो जाए इसकी और उसके और वैसे तो रूट्स भी रहते हैं ग्रास, ओवर ग्रेज ग्रासलैंड में भी रूट तो रहते हैं, तो 1-2 साल अगर प्रोटेक्ट करिए तो अच्छी घास निकल आती है, ये बहुत जगह देखा गया है। तो इसको एक यूटिलाइजेशन भी करें मगर सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन, नॉट ओवर ग्रेजिंग। देखिए हिंदुस्तान में वो कहते हैं ग्रेजिंग इज अ प्रॉब्लम, ऐसे नहीं, ग्रेजिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर ग्रेजिंग इज अ प्रॉब्लम। ग्रेजिंग तो होनी चाहिए ना, ग्रासलैंड में होना चाहिए बट लिमिटेड ग्रेजिंग। पहले जमाने में ये होता था, मतलब प्री हिस्टोरिक बिफोर ह्यूमन बीइंग दे वर हर्बीवोर्स, वाइल्ड हर्बीवोर्स, वो ग्रेज करते होंगे। तो ग्रास को तो यूटिलाइज अगर करें प्रॉपरली, इवन प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्क जैसे। और एक और बात है कि अगर आप सिर्फ अपने लाइफ स्टॉक छोड़ देना ग्रासलैंड में
तो बस्टर्ड वगैरह कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो दूसरा जानवर की तरह है ना। जी। जब इंसान जाता है उसके साथ, हैं, उससे डरता है वो, है ना? तो वो गाय-भैंस से नहीं डरता, हमने तो बिल्कुल बराबर-बराबर वो मूव करते देखा है बस्टर्ड को, बिल्कुल। तो अब यही हम लोग को जैसे कहते हैं ना, सोचना चाहिए, नया पैराडाइम होना चाहिए कंज़र्वेशन का, कि ग्रासलैंड में ये किया जा सकता है इन सीज़न में। अब लोग ये कहते हैं कि वो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट ये होता है हमेशा, हर जगह, कि अगर हम छोड़ देंगे तो वो ग्रेज़िंग हो जाएगी। अब ये कैसे हो जाएगी वो ग्रेज़िंग, हैं? अगर आपको बिल्कुल अच्छा मैनेजमेंट है, तो आपको मालूम है कि सिर्फ़ इस गाँव की या 3 गाँव जो सराउंडिंग है, उनकी गाय आ सकती है या भैंस आ सकती है। तो आप आजकल तो सब पे ठप्पे लगे हुए हैं, सब पे जीपीएस है, उन्हीं को आप ग्रेज़ करने दीजिए। ये थोड़ी है कि 200 किलोमीटर से मालधारी ले आए सारी अपनी गाय यहाँ पे, है ना? तो ये किया जा सकता है अगर किया करने की वो हो, इच्छा हो। सर एक वक़्त था जब हम लोग मतलब जब मैंने लाइफ़ में पहली बार इको टूरिज़्म का वर्ड सुना था, जब मुझे ग्रासलैंड और जीआईबी से रिलेटेड मुझे ज़रूर ऐसी होप खड़ी हुई थी कि भई लोकल पब्लिक या लोकल लोग हैं, वो उनका पॉज़िटिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो एक अच्छी इकोसिस्टम डेवलप होएगी। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ कहते हैं ना कि वक़्त की कमी रही या कहिए कि जब वो चीज़ प्रॉपर समझ पाएँ, उससे पहले जीआईबी अपने हाथ से निकल गया। ये कहें या ग्रासलैंड से अभी एग्ज़ैक्ट जो पोज़ीशन है, सर उसमें अब अपने और क्या बेहतर कर सकते हैं? जैसे नेचर की जो थ्योरी है, उसमें मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, सीधी-सी बात है। तो अब नलिया की जो एट प्रेज़ेंट सिचुएशन है कि अब लास्ट 3 या 4 ही फीमेल बची हैं। तो सर इसमें अपने अब और क्या ड्रीम देख सकते हैं या और क्या अच्छा कर सकते देखिए हैं? इस यहाँ और फिर देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंजर्वेशन ब्रीडिंग कर रहा है। इस वक्त 30 बर्ड्स उनके यहाँ हैं और कंजर्वेशन ब्रीडिंग बहुत सक्सेसफुल आई वुड से जा रहा है उनका। बहुत अच्छी तरह करते हैं, बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं और इंटरनेशनल हुबारा फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो हुबारा में तो अभी 50-50 हज़ार ब्रीड कर रहे हैं 1 साल में, तो उनकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बस्टर्ड स्पीशीज़ को ब्रीड करने का। उसी के साथ मिलके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ एज़ अ आउटसाइडर। तो उसमें तो उन्होंने एवरीथिंग इज़ दे आर डूइंग इट जैसे करना चाहिए, जो साइंटिफिक होता है और बड़ी नई-नई चीज़ें पता चल रही हैं कि 2 साल में तो वो मेल डिस्प्ले करने लगता हैं? 2.5 साल में उसका स्पर्म फर्टाइल हो जाता है, हैं? और अफ F1 जनरेशन हम उसको कहते हैं जो अंडे उठा के लाए थे वो, है ना? उसमें भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था तो खैर वो क्रिटिसाइज़ तो करते ही रहते हैं हर चीज़, है ना? वो उसकी हमें कोई फ़िक्र नहीं है ना उनको। और उसके जो बच्चे निकले थे 3 साल पहले, वो अब ब्रीड कर रहे हैं। F2 जनरेशन जिसे कहते हैं और अभी प्लान ये है कि उसका एटलीस्ट 50 बर्ड्स हो जाएँ। 2 जगह पे रखा है उन्होंने, एक रामदेवरा में है और एक सम में है, सम में राजस्थान वो है। तो 2 एक जगह 14 बर्ड्स हैं और 16 बर्ड्स हैं। तो अभी ये प्लान है कि हम लोगों को 50 के करीब इंडिविजुअल हो जाएँ। उसमें फीमेल ज़्यादा हों, हैं? मेल भी हों। अब उसमें जब अंडा उठाते हैं तो वो अपॉर्च्युनिटी है ना वो। तो ये तो नहीं सोचते कि मेल उसमें कर नहीं सकते। तो खैर तो उसमें अच्छा है। तो उनकी जब वो बच्चे देना शुरू करेंगी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पहला अंडा उठा लीजिए, तो वो दूसरा दे देगी। दूसरा उठा लीजिए तो वो तीसरा दे देगी। तो एक ही फीमेल से 3-3 बच्चे आप निकाल सकते हैं। उनको फिर आप हैच करिए और एक छोड़ दीजिए फीमेल को इनक्यूबेट करने के लिए बिकॉज़ शी आल्सो हैव टू हैव सम सैटिस्फैक्शन कि मैं भी मामा बनी हूँ, हैं? ठीक है? तो और फिर आप कम से कम 2 बच्चे तो अलग से निकाल सकते हैं। एक फीमेल रेज़ कर रही है वो कैप्टिविटी में। इन बच्चों को जिनको हमें छोड़ना है ना? उनको हम लोग बिल्कुल डिफरेंट तरह से उनको रेज़ करेंगे। मिनिमम ह्यूमन क्या है कॉन्टैक्ट से मिनिमम जैसे टाइमिंग अलग कर देंगे, बहुत सी चीज़ें अलग कर देंगे, तो उस तरह से वो भी टेक्निक है रेज़ करने की कि तो अपनी जो ब्रीडिंग स्टॉक है उसमें तो आप मैनेज करिए, वेटरनरी केयर करिए, जो भी करिए आप टच कर सकते हैं। मैं भी गया था तो सब देखा था, पूरी टेक्निक देखी थी उनकी। जो जो हमें छोड़ना है, वो हमें बिल्कुल डिफरेंट तरह से रेज़ करना है, हैं?
और फिर उनको वाइल्ड एक तरह से वाइल्ड ही रखना है ना। और आजकल तो वो भी आ गई ना, मशीनें आ गई हैं कि आपको दाना डाल देंगी और कर देंगे, है ना, सभी चीजें कर सकते हैं आजकल। जाने कितनी चीजें टेक्निक्स है ना, 20-25 साल पहले तो नहीं थी ये। हम्म। और फिर उनको जब वो कोई 7-8 महीने के हो जाएं, हैं, when they are able to look after themselves, and they will be in flocks, so they will have the company. फिर उनको सॉफ्ट रिलीज करना है जहाँ पे ऑलरेडी बस्टर्ड वाइल्ड बस्टर्ड्स हैं, तो दे विल गो एंड मिक्स देम, एंड सम मे कम बैक ऑल्सो। सॉफ्ट रिलीज उसको कहते हैं कि आप तो ऐसा केज बनाइए कि उसमें खाना रहे, मगर दे कैन ऑल्सो फ्लाई आउट, एंड दे शुड बी रिलीज्ड इन द फ्लॉक ऑफ द बस्टर्ड्स, वाइल्ड बस्टर्ड्स। तो उसमें देखिए अगर 10 रिलीज किए हैं इस तरह से, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2-4 तो मरेंगे या दे विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट। फिर उनको स्टॉक में भी रख सकते हैं, वी कैन ब्रिंग देम द इंडिविजुअल्स व्हिच आर नॉट एडजस्टिंग, और सम इंडिविजुअल्स विल टेक मच मोर लॉन्गर देन द अदर इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल बस्टर जानवरों में भी इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, कुछ एक्टिव बहुत होते हैं, कुछ तरह से स्लो होते हैं, फिर वो उनको एक तरह से रिप्लेनिश करते रहेंगे स्टॉक। उसके लिए इन सीटू कंजर्वेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कहते हैं ना, तो यहाँ पे फिर ये ग्रासलैंड को मेंटेन रखना है, वायर्स वगैरह जितने हैं वो खत्म, यहाँ ना आए, अंडरग्राउंड हो, जो भी हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये पार्ट होगा कि यहाँ पे कोई बस्टर नहीं रहेगा जब तक। 5-6 साल की बात बता, अगर ये 3-4 फीमेल रह जाती हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा कि मेल को लाना यहाँ पे। और वो फिर वो देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी चाह रही है बस्टर्ड को रिवाइव करें, उनके पास कोई इंडिविजुअल है नहीं। कर्नाटका में कोई 8-10 बस्टर्ड रह गए हैं, उसकी पॉपुलेशन को भी रिप्लेनिश करना है। तो पहले तो हम लोग ये इन एरियाज में रिप्लेनिश करें। नलिया इज अ वेरी गुड ग्रासलैंड फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ द बस्टर्ड्स है। यहाँ पे अगर 10-15 बस्टर्ड के बहुत से मरेंगे, वो तो हम लोगों को रेडी होना चाहिए इस बात से कि सम देयर विल बी सम मॉर्टेलिटी, बट देयर शुड बी वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ये नहीं है कि वो फेल हो गया है, प्रोग्राम खराब है और एक्टिविस्ट चीखने चिल्लाने लगे, इसलिए कि किसी भी रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम में मॉर्टेलिटी तो होती है ना। और ख़ास तौर से जब यहाँ पे कोई और बस्टर्ड नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे कम चांसेस हैं, इसलिए कि दे विल मिक्स अप विद द वाइल्ड पॉपुलेशन। तो ऐसे ही ग्रेट बस्टर्ड के साथ भी ये किया था रोमानिया वगैरह में, जर्मनी में भी कर रहे हैं कि जहाँ पे रोमानिया वगैरह के जो 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 बस्ट वहाँ पे अंडे बस्टर्ड जो है ना, अंडे दे ग्रेट बस्टर्ड अंडे देता है खेतों में। मीलों खेत है, कोई आदमी जाता नहीं है उसमें, ऐसा लगता है कि जब मतलब व्हेन दे आर गोइंग टू हार्वेस्ट ओनली देन दे विल गो, और हार्वेस्टिंग उससे करते हैं, हार्वेस्टर उनके, तो उसमें अंडे बच्चे मर जाते हैं। तो जो उनको जब हार्वेस्टिंग करने से पहले मालूम होता है, अगर मालूम है कि यहाँ पे अंडा है और यह है, तो उसको उठा लेते हैं, हटा लेते हैं, इसलिए कि एनीवे इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो उसको फिर वो रेस करते हैं, और जब 7-8 महीने का हो जाता है तो वाइल्ड बस्टर्ड की पॉपुलेशन में रिलीज कर देते हैं। उनका एक्सपीरियंस फिर देवेश तो गए हैं वहाँ पे, देवेश ने देखा है, तो उनका उनके एक्सपीरियंस से भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और फिर एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए ना, साइंस तो आगे बढ़ती है इसी से। ये कंडीशन है तो अब तो डिसीजन भी लेना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। देखिए, ये तो देखिए ये हम लोगों को एक्शन लेने के 20 साल पहले से समझ जाना चाहिए था, बस्टर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है ना? उस वक़्त एक्शन लिया। यहाँ पे ज़्यादातर बस्टर्ड तो मरे हैं वायर से, है ना? तो और तो यहाँ पे हैं, तो वो उस ज़माने में ही सोच लेना चाहिए था कि इस एरिया में बस्टर्ड को वो, और फिर उनकी वो प्रोडक्टिविटी जो ग्रासलैंड प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड है, उसमें हम लोगों को अगर ज़रूरत हो तो जो प्रेडेटर्स हैं उनके, जैकॉल या फॉक्स है ना, उनको भी हटाना पड़ेगा वहाँ से। इसलिए कि हमें हमें मान लीजिए 10 अंडे हैं, बिकॉज़ अब बस्टर्ड की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ इम्पोर्टेंट। कंजर्वेशन में अगर अच्छी पॉपुलेशन है तो एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, होल पॉपुलेशन इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ तो एक-एक अंडा इम्पोर्टेंट है, एक-एक बच्चा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों की यहाँ पे नेचुरल जहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, वहाँ पे
ये मोर्टेलिटी, प्रेडेटर मोर्टेलिटी को मिनिमाइज करना है। भैया 15 अंडे दिए हैं और दो 5 फॉक्स ने खा लिए हैं, तो बहुत बड़ा हो गया ना 15 में से, है ना? ऐसे ही होता है। अभी मैं आया तो सुतुरतो, डॉक्टर सुतुरतो हैं जिन्होंने यहाँ रिसर्च की है, वो बता रहे थे कि हमारे एक फीमेल के 4 अंडे दिए उसने, मतलब एक के बाद 3 अंडे खा लिए, मतलब वन आफ्टर द अदर, और 4th अंडा उन्होंने उठाया और उसके से बच्चा निकला। इसलिए कि वो फॉक्स को मालूम हो गया तो वो ढूँढती फिरती थी। तो अब उस फॉक्स को रिमूव करना है। फॉक्स ये नहीं है कि फॉक्स को आप मार दीजिए, वहाँ से रिमूव करिए, बिकॉज़ आपका एम है बस्टर्ड की पॉपुलेशन को बढ़ाना, है ना? फॉक्स बहुत जगह मिलती है। पूरे 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 राजस्थान में मिलती है फॉक्स, है ना? तो जो है, जो ब्रीडिंग एरियाज़ हैं वहाँ से प्रेडेटर की पॉपुलेशन को कम करना, आर्टिफ़िशियल मोर्टेलिटी कम करना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और आर्टिफ़िशियल ये है ना मतलब इंडिविजुअल्स को छोड़ना, मतलब सब मिला के सब कॉम्प्रिहेंसिव काम करना पड़ेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका हैबिटेट तो बचे। हाँ, हैं? ये सबसे सबसे अहम बात है, इम्पोर्टेंट कहाँ छोड़ेंगे कहाँ? छोड़ेंगे। है ना? हमने अपने, और बस्टर्ड वो मैं कहता हूँ अगले 10 साल में, 5-6 साल में समझ लीजिएगा कि कई 100 बस्टर्ड ब्रीड कर सकते हैं, इसलिए कि वो टेक्निक डेवलप हो गई है। हाँ, हैं? हुबारा बस्टर्ड की 1986 में जब उन्होंने शुरू किया था, तब भी ये प्रॉब्लम थी कि नहीं ओवर ब्रीड कर सकते, वो डिस्प्ले ऐसे करता है, वो हुबारा तो डिस्प्ले यूँ भागता है ना, वो करके आपने देखा होगा, जी। हैं? तो वो ये इट वोंट बी एबल टू ब्रीड। अब 50-60 हज़ार तो हुबारा ब्रीड किए जा रहे हैं साल में। वही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी जो है, सारे एनजीओ भी हो गए, गवर्नमेंट भी हो गए, उन सबके संयुक्त प्रयास, पॉजिटिव प्रयास होने चाहिए। पॉजिटिव हो, गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा और ज़्यादा ध्यान देना ध्यान चाहिए, देना है ना? इसलिए कि वो अगर ये स्पीशीज़ जैसे हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से 2 स्पीशीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। पिंक हेडेड डक 1932 में आखिरी देखी गई, मारी गई थी, पकड़ी गई थी दरभंगा में, हैं? उससे पहले, और पिंक हेडेड डक बहुत कॉमन थी, एक बर्ड, है? ये नहीं है कि अनकॉमन बर्ड हो, वो रेयर नहीं थी। वो पिंक हेडेड डक बहुत कॉमन थी, अनलाइक माउंटेन कोयल की तरह। माउंटेन कोयल जो थी वो हमेशा से रेयर थी। ओके। हाँ, ये कभी कॉमन नहीं थी, तभी तो सबसे सबसे आखिर में डिस्कवर की गई है मसूरी में। तो माउंटेन कोयल का जाना ये नहीं है कि अच्छा तो नहीं लगता है, मगर यह है कि इट वाज ऑन इट्स ओन, नेचुरली इट वाज ऑन द वे आउट, जैसे वो स्पीशीज होती हैं, बहुत सी स्पीशीज। अभी कहते हैं ना कि जितनी दुनिया में अभी तक स्पीशीज हुई हैं 96% आर एक्सटिंक्ट। हुँ, मगर ये है कि वो नेचुरल प्रोसेस से हुई है ना, इंसान के प्रोसेस से नहीं हुई हैं। तो हम लोगों ने तो एक्सेलरेट कर दिया है इसको। इसी तरह से जॉर्डन्स कोस्टर वाज़ ऑल्सो ऑन वे आउट, इट वाज़ ऑलवेज़ वेरी रेयर। मगर माउंटेन को वो पिंक हेडेड डक थी, वो कॉमन थी, वो हंटिंग स्पीशीज़ थी, वो है। उसको हम लोगों ने मार-मार के ख़त्म कर दिया, उस वक़्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना? तो नाउ वी हैव लर्न्ड आवर लेसन। जीआईबी मेल जब डिस्प्ले करता है, तो वो एक डिफरेंट वॉइस से कॉल करता है। सर उस बारे में तो कुछ बताएँ? देखिए, वो जीआईबी मेल जो है ना, वो टेरिटोरियल हैं। जी। एक मेल एक जहाँ पे एक ही मेल रहता है ना? और वो पहले ज़माने में तो यहाँ पे एक मेल है, हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद दूसरा है, फिर दो 1 किलोमीटर तीसरा है, पूरे लैंडस्केप में मेल होंगे। फीमेल जो है, वो मेटिंग इज़ अ फीमेल चॉइस। ओके। फीमेल घूमती रहती हैं। अच्छा। हैं? और फिर वो टेस्ट करती रहती हैं सबसे अच्छा मेल कौन-सा है। हुँ? तो स्वयंवर जैसे होता है ना, हाँ, हाँ, तो फिर वो पूरे घूमती रहती हैं। अब मेल जब फीमेल आएगी तो वो एक तरह से और डिस्प्ले करने लगेगा, एंड दे आर लुकिंग फॉर द हेल्दी मेल, सो मोस्ट हेल्दी, जो सबसे बड़ा उसका वो हो, सबसे अच्छी उसकी आवाज़ हो और सबसे अच्छी उसकी टेरिटरी हो। तो ओके। सब हैं क्या, है ना? मगर वो टेरिटरी में तो ब्रीड नहीं करती, ज़रा दूर जाके ब्रीड करती हैं। तो जब हमने काम शुरू किया 1981 में बस्टर्ड पे नानस से शुरू किया था, तो हमें वो लोग किसी को नहीं मालूम था कि कितनी कॉल निकालता हैं? और उसकी कॉल जो है, जैसे यहाँ ग्रासलैंड है, दूर-दूर तक शांति है। ये बहुत अच्छा टाइम है, सुबह-शाम डिस्प्ले करता है ना? जी। तो उसकी कॉल जो है बहुत लाउड नहीं है, बट फार कैरिंग, दूर तक जाती है। अच्छा। हम्म। यहाँ पे जब आप हमने तो बिल्कुल करीब से सुना है इसको, तब भी वो ये नहीं लगता, जब करीब होंगे तो बहुत लाउड होगी, अब जब दूर होंगे तो कॉल जब मतलब ऐसा है ना, साउंड जैसे जी, होता है, जी। साउंड ट्रैवल करता है तो कम होता चला जाता है, तो वो दूर भी वैसी होती है, फार कैरिंग होती है। ओके। हम्म।
और फिर वो जब वो चोंच खोलता, फिर फिर तीसरा वो करता है, जो जब उसके वो निकलती है, और फिर वो डिस्प्ले करता है चारों तरफ मोड़-मोड़ के, धीरे-धीरे। ये नहीं, यूँ ही नहीं करता, मतलब धीरे-धीरे, हाँ, धीरे-धीरे। इट इज़ शोइंग इटसेल्फ टू, और फिर वो इतना बड़ा है, और व्हाइट उसका जो गुलर पाउच है, तो वो दूर से ऐसा लगता है जैसे फ्लैग। बहुत से लोगों ने कहा, देखिए वो आदमी खड़ा हुआ है, वो डिस्प्ले कभी-कभी 1 डेढ़ 2 किलोमीटर से नज़र आ जाता है बिल्कुल। आपको। मेरी लाइफ में सर पहली बार यही हुआ था जब मैंने यहाँ का एक बहुत फेमस मेल था अब्दुल, जिसको आज याद करना तो बनता ही है बकायदा। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मैं जज नहीं कर पाया था। मैं सोचा कि जो गाय, भैंस और बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें से किसी ने व्हाइट शॉल यहाँ डाल के दूर बैठा हुआ है। तो सर पहले तो मैंने उसको देखा ही नहीं, मतलब मैं सोचा कोई बंदा बैठा हुआ है, और कई देर जब सर्च करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला और मैं थोड़ा डिस्टेंस उसकी तरफ थोड़ा कम हुआ और जब नज़दीक पहुँचा, जब मुझे पता लगा कि ये डिस्प्ले कर रहा है। और वो डिस्प्ले घंटों करता है। घंटों। मैंने एक दफ़ा कंटीन्यूअस डिस्प्ले 4 घंटे देखा है, नॉन स्टॉप। अच्छा। 1 मिनट भी रुकने की, हैं? और उससे ज़्यादा भी करता, और उसमें रात में भी करता है, हाँ। हैं? तो उसका वो कोटा रीजन में उसको कहते हैं नाहर गूंजनी। नाहर इज़ लायन। ओके। हाँ, जब और रात में आवाज़ आती है, वो बहुत दूर तक आवाज़ आती है, और तो वो कहते हैं नाहर गूंजनी, नाहर की तरह आवाज़ कर रहा है। क्या बात। तो उनके सबसे बहुत वो इसके 20-25 नाम हैं इसके बस्टर्ड के। ओके। इसलिए जहाँ-जहाँ हर जगह पे तो इसका मतलब ये है कि नाम जब भी दिया जाता है जब रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपको, है यस। ना? तो यहाँ पे गुर्राड़ कहते हैं, गोडावन राजस्थान में कहते राजस्थान। हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, नाहर गूंजनी, रोला पाडू में येरे लड्डू। अच्छा। हाँ, तो अलग-अलग उसके नाम हैं बहुत से, और वो तुकदार, पर्शियन में तुकदार कहते हैं। ओके। हाँ, तो और भी हैं उसके नाम। मध्य प्रदेश के अलग नाम हैं, और डिफरेंट रीजन्स के अलग नाम हैं इसके। अच्छा। हुँ, मतलब नाम से डिस्क्राइब तो उसकी हर एक आइडेंटिटी हो ही जाती हाँ, है। अभी आज तक हाँ, आपने जो भी नाम गिनवाए उसमें। हुँ। मुझे सर पर्सनली घोराट से बेहतर मुझे गोडावन बहुत प्यारा लगता गोडावन है। गोडावन तो थोड़ा अभी पोएटिक वर्ड्स लगता है। पोएट्री है। हाँ। अभी तो वाइन भी बन गई है, गोडावन वाइन हाँ। इतनी मशहूर हो गया है एक्चुअली गोडावन, गोडावन रुके जिंदा रहे मेरे हमेशा। जो दोस्त है ना, ये सारे जो अरब कंट्री में जय का जो साथ में आया है, हाँ, उसका काम रहता है, पेट्रोकेमिकल से जुड़ा हुआ है अच्छा, वो। अच्छा। तो वो जब भी इस टाइप की कोई भी वाइन या कोई भी लिकर देखते हैं ना, तो मेरे को वहाँ से फ़ोटो खींच के भेजते हैं। तो थोड़े दिन पहले ही वही हाँ, गोडाउन वाली उन्होंने भेजी थी, हाँ, मैं बोला बस। हाँ। हाँ, चलो एक ये वे है, हाँ। अच्छी बात है। पर सर और कोई अच्छे इंसिडेंट्स बताएँ आपकी लाइफ़ के, वाइल्ड लाइफ़ से जुड़े हुए हों या ग्रासलैंड से जुड़े हुए हों? देखिए, जैसे अभी आपने जो बात करी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा बहुत मन था कि ऐसा जब भी आपके साथ रूबरू हो मुलाकात होगी तो मैं ये घोराड के वॉइस वाली बात तो करूँगा ही करूँगा। हुँ, अब क्या बताएँ, तो जाने कितनी स्टोरीज़ हैं। मैं भी अपनी कहानी बायोग्राफ़ी लिख रहा हूँ, उसमें भी अच्छा, आएगा, और क्या बात है! बस्टर्ड पे तो लिखा ही है, और एक और किताब लिख सकते हैं हम लोग, आपकी तस्वीरें डिस्क्रिप्शन के साथ। बिल्कुल तो सर। बहुत सी चीज़ें हैं। और अ, आज क्या है अभी, कहाँ से करें? अच्छा, मैंने जो पहली फ़ोटोग्राफ़ की थी उसका आपको बताया है प्लीज़, ना? प्लीज़। वो जो आपने आपने कहा ना कि वो फ़ोटोग्राफ़ बहुत अच्छी थी। तो तो मैंने शोलापुर में हम 5-6 महीने रहा करते थे हमारा, तो मानसून में, तो बस। तो शुरू के पहले साल में तो हमने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, इतना दूर से डिस्प्ले करता था वो, तो ही डिडन्ट अलाउ अस। तो हमने ये वो सोच लिया था कि हम उसके लैंडस्केप का पार्ट बन जाते हैं, हैं? ओके। तो हम ओपन में बैठ के, वहाँ कोई एक छोटी-सी हट थी, वो भी लीक करती रहती थी बरसात में। तो हम वो आके एक पत्थर था, उस पे बैठ जाते थे, और वी यूज्ड टू वी यूज्ड टू सी ईच अदर। वो हम भी बैठे हुए हैं, वो भी कहीं छुपा हुआ बैठा हुआ है, मगर कब तक वो छुपा बैठ रहेगा, धीरे-धीरे उसने हम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही सबसे, मैं वाइल्ड लाइफ़र से सबसे कहता हूँ कि द एनिमल व्हिच यू आर स्टडीइंग, दे शुड एक्सेप्ट यू, यस। ओनली देन यू विल गेट अ वेरी गुड बिहेवियरल डेटा। अदरवाइज़ वो भागते हुए, और वो लोग तस्वीर खींचते हैं ना, ब्लैक बक भाग रहा है भागते हुए पीछे, या आपके
वाइल्ड एसिस की तस्वीरें लोग जी, आते हैं, जी। जीप में जा रहे हैं, वाइल्ड एसिस भाग रहा है, वो पीछे की तस्वीर है उनकी, तो उनको एक्सेप्ट करना है, दे शुड बिहेव नेचुरली। आपकी जैसे तस्वीर है ना जी, कि दे हैव एक्सेप्टेड यू जी। एंड ऑल द फोटोग्राफ्स आर नेचुरल कंडीशन। तो तो हम लोगों के पास कोई तस्वीर नहीं थी। अच्छा। तो एक पहले हमने तस्वीरें खिंचवाई, हमारे पास कोई अच्छा कैमरा भी नहीं था, 300 मिलीमीटर जैसे वो वाला होता है ना, फिक्स लेंस वाला वो था उस ज़माने 1982 81 की बात कर रहे हैं। तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि हम ज़रा इसकी कोशिश करें इसकी तस्वीर। तो 2 साल तो हमने उसको स्टडी किया, जो डिस्प्ले मेल का को वहीं आता है, वहीं पे करता है। हुँ। तो उसके बाद फिर हमने 3rd ईयर ये है 1984 की बात है, हैं? तो हमने वही आपको बताया बड़ा-सा एक वो बनाया हाइड, ओके। इसलिए कि आई वांटेड टू मेक इट एज़ अ मोबाइल हाइड। तो धीरे-धीरे तो वो जो टिपिकल चीज़ होता है ना कि पहले आप दूर रखिए, तो पहले दिन तो वो देख के यूँ ही करके गायब हो गया, वो आया नहीं उस दिन। तो दूसरे दिन आ गया, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने हाइट को। फिर हमने और करीब रखा, उसके बाद और करीब रखा, मुझे होता एक्सेप्ट। फिर उसमें हमने वो डाली पूरी घास डाल दी वहीं की कटी हुई। तो वो धीरे-धीरे जब घास सूख रही थी ना, तो इट वाज़ आल्सो एक्सेप्टिंग इट बिकॉज़ चेंज आ रहा है ना जी। उसमें। तो वो एक तरह से तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया। फिर हमने क्या किया, हम जाके बैठे, हुँ। हैं? कोई इट वाज़ 8th डे ऑफ अच्छा। आफ्टर पुटिंग द हाइड एंड द 3rd ईयर आफ्टर स्टडीइंग द बर्ड। हुँ। तो जब हम जाके बैठे और 3-4 घंटे तो बैठना ही पड़ता है बिफोर इट कम्स टू द डिस्प्ले ग्राउंड ना, डिस्टर्ब हो गया था, बिल्कुल। हैं? उसके बाद हमने जब लेंस निकाला, तो लेंस से उसकी जो चमक आती है ना, वो डिटेक्ट कर ली उसने और गायब अच्छा। हो गया। मैंने कहा यार अब आर्टिफ़िशियल लेंस बनाना पड़ेगा जो हम आई कैन लीव इट। तो विम एक आता था पहले ज़माने में, है ना? तो विम का डिब्बा लंबा-सा होता, वो बिल्कुल हमारे लेंस से भी बड़ा था वो। तो उसको हमने काला कपड़े से बाँधा, जैसे करते जैसे लेंस हो ना, और उसके सामने शीशा लगा दिया, हैं? और बहुत ज़्यादा हल्के से उसमें करके लेंस उसको छोड़ दिया, वो बाहर निकला हुआ। अच्छा। तो 3 दिन में वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, हुँ, हुँ। इसलिए कि वो जैसे होता है ना इट वाज़। और फिर मैं 12वें दिन फिर से बैठा और वो आके यहाँ पे डिस्प्ले इधर डिस्प्ले कर रहा था। हम इधर लिए लेंस बैठे हुए हैं, वो उधर डिस्प्ले और पूरा 4 घंटे वो 3-4 घंटे बूम-बूम करता रहा। आई कुड नॉट टर्न इट आल्सो बिकॉज़ हमारा हाइट इतनी छोटी थी। हमें हमें मालूम था यहाँ जब आएगा तब फ़ोटो खींचेंगे, देखिए उस ज़माने की बात है ना? जी। तो फिर ये हुआ, फिर वो अब हम उसके सामने कभी आना नहीं चाहते थे। तो बिल्कुल जब रात हो गई, अंधेरी रात, और वो अपने रूस्टिंग पे चला है, तब हम निकले। इसलिए कि अगर आई डिडन्ट वांट इट टू आइडेंटिफाई मी विद द हाइट, यस। और हाइट को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद फिर एक एक और दिन हमारा फेलियर हो गया, बरसात होने लगी है ना। 18th डे, हैं? वो आया और जो ये आप खड़े हैं ना, हुँ। हैं? इससे ज़रा-सा दूर, हैं? 3 घंटे उसने डिस्प्ले, परफेक्ट लाइट थी, क्या बात है! हैं? और हमारे पास 2 उस ज़माने में फ़िल्म रोल होते थे, हैं? जी, डेढ़ जी। ₹150 के आते थे वो 36 के जो स्लाइड वाले होते थे। हाँ, हाँ। हमारे पास 2 थे, वो दोनों ख़त्म हो गए, हैं? तस्वीर। और मज़े की बात ये है कि वो क्लिक से दूर देखता था। जब भी वो होता है ना कैमरे का क्लिक होता है, दूर देखता था कहाँ से है। उसको उसको ये नहीं मालूम था कि अंदर कोई बैठा हुआ है। मतलब वो राइट। इट हैज़ एक्सेप्टेड 18 डेज़ हो गए थे ना उसके। और उसके बाद एक हमारे पास डेढ़ फ़िल्म ब्लैक एंड व्हाइट पड़ी थी। वो भी पूरी एक्सपोज़ हो गई। अब हमारे कोई फ़िल्म नहीं थी, पूरे वो डिस्प्ले कर रहा था हमारे सामने, उसको कोई वो नहीं था। तो वो वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर मैंने वो जब फिर सालिम अली साहब को दिखाए तस्वीर, तो वो उछल गए। क्या अरे बात है! यार! बहुत अच्छी तस्वीर है, वो ब्लैक एंड व्हाइट भी थी और कलर भी थी, स्लाइड भी थी। तो अब मैं सालिम अली साहब के साथ भी काम किया है। तो 1 डे बिफोर हिज़ डेथ, हैं? दैट वाज़ इन 1987, 84 में हमने तस्वीरें ली थी। 1 डे बिफोर ही कॉल्ड मी, डैनियल साहब को फ़ोन किया कि असद को भेजो, मैं बस्टर्ड की तस्वीरें देखना चाहता हूँ, अच्छा, और फ्लोरिकिन की भी। क्या बात! हैं? तो जस्ट 1 डे बिफोर दैट देन आई वेंट टू हिज़ बांद्रा में गए, उनको दिखाया, बहुत बीमार थे वो। हुँ। और वो वाला वो पहले स्लाइड, वो प्रोजेक्टर होता था ना, इतना बड़ा होता था, आप स्लाइड डालो जी, तो जी, वो जी। लाइट से वो नज़र आ जाती है। तो एंड ही एप्रिशिएटेड अगेन इन द सेंस ही हैड सीन इट मेनी टाइम्स। और वो हॉर्नबिल में भी पब्लिश हुई थी सब उस राइट। तो वो जैसे कहते हैं ना वो
वो आइकॉनिक पिक्चर बन गई थी डिस्प्ले की। हाँ, और बिल्कुल। उसके बाद हमने करेरा में भी लिया इसी तरह से। अच्छा। वो वाली वो और भी आइकॉनिक है वो डिस्प्ले वाली, बस डिस्प्ले कर रहा है। हाँ। हाँ, तो काफ़ी टाइम लगता है, मगर यह है कि बिहेवियर और वो एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी तस्वीर है ना, 2 बस्टर्ड। सर आपकी इमेज जब पहली बार देखी थी ना, और जब मैंने डिसाइड करा कि भई मुझे मेरे नलिया ग्रासलैंड के बस्टर्ड पे काम करना है ऐसा। जब मैंने पहली क्लिक ली एक फीमेल की इसी ग्रासलैंड में, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो मुझे देखकर भागी और मैंने उसकी एक क्लिक ले ली। फिर घर पे जाके जब मैंने सिस्टम मतलब कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेज दिखी ना, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुई। उसकी आँख में सर मुझे इतनी दहशत दिखी ना मेरी, मेरी गाड़ी की, और बाकायदा उसको लग रहा था कि मैं उसके घर में आकर कुछ ऐसा कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। फिर कई दिनों तक सर मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको क्लिक करने की। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में एक नया अध्याय जुड़ा, एक नई फ़िलॉसफ़ी ऐड हुई कि जब तक मैं इसके बिहेवियर को नहीं समझूँगा, जब तक मैं इसका रोज़ का शेड्यूल क्या है, वो नहीं जानूँगा, जब तक मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कोई प्रॉपर इमेज ले पाऊँगा। और सबसे उसी दिनों मैंने सबसे पहला एक दृढ़ संकल्प यही करा था कि कुछ भी हो जाए, क्लिक हो या ना हो, मेरी प्रेज़ेंस उसकी आँख या उसके बिहेवियर में नहीं दिखनी चाहिए। तो उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि मेरी वाइफ़ कहती थी कि आज तो आपको बहुत अच्छे फ़ोटो मिले होंगे, और मेरी तरफ से होता था कि नहीं, आज मैंने एक भी क्लिक नहीं किया। तो बोली फिर जाते क्यों हो? लेकिन फिर एक वक़्त आया, यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये आँख वाली मैटर पूरी लाइफ़ में नहीं आती, तो शायद मैं बस्टर्ड की लाइफ़ में और ग्रासलैंड के अंदर जो कई ऐसे उत्सव मनाए गए, जो नेचर मनाता है या बस्टर्ड मनाता है, वो शायद मैं कभी नहीं देख पाता। क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ़ में एक मेरे बिहेवियर में एक चीज़ ऐड हुई कि भई मुझे यहाँ रहना है और तपस्या करनी है, बैठना है मुझे, और इस जगह का हिस्सा बन जाना है, इस जगह का मुझे एक पार्ट बन जाना है। आई थिंक उस आदत की वजह से मैं कई बार देवेश भाई के साथ भी बात करता हूँ, तो और बच्चों को भी मैं यही कह रहा था रास्ते में कि मैं जब भी ग्रासलैंड में होता हूँ ना, तो कई दोस्त मेरे साथ पहली बार और आखिरी बार ही आते हैं। वो कहते हैं कि यार आप बैठे रहते हो यार, आप कुछ करते नहीं हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में लोग है ना एक्चुअली एक फैंटेसी को लेके आते हैं कि कैमोफ्लेज कॉस्ट्यूम होंगे, कैप होएगी, बड़े से लेंस होंगे, लेकिन हकीकत सर मैं और देवेश भाई शायद जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ऐसा ड्रामा कुछ होता नहीं है। बाकायदा वो कहते हैं ना कि समय के अंदर जाके फ़ील करना पड़ता है। जब जाके शायद एक पल आता है, मतलब मैं बहुत ही फिलोसॉफ़िकल भी मैं इस चीज़ को बहुत दिल से मानता हूँ कि नेचर के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, जब कुदरत कहती है कि अब आपकी क्षमता और आपके सामर्थ्य में कुछ बढ़ोतरी हुई है, अब मैं आपको मेरी तरफ से कुदरत फिर आपके लिए एक पल का निर्माण करती है। फिर शायद जो क्लिक होती है ना सर, या फिर जो ड्रामा क्रिएट होता है, मैंने लाइफ में पहली बार जब 2 बस्टर्ड टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे थे, मैं जब समझ नहीं पाया था कि ये गेम हो क्या रही है, ये क्या हो रहा है, ये नृत्य कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं। कई देर के बाद मैं समझ पाया कि भई जब एकाध फीमेल को मैंने उसके आस-पास देखा, जब मैं समझ पाया कि भई ये टेरिटरी डिस्प्ले है, फाइट हो रही है, और वो शायद मैं जभी देख पाया जब मैं एक जगह पे मेरी गाड़ी पिछले 4 एक घंटों से खड़ी थी, मूव नहीं हो रही थी। तो मैं कई बार दोस्तों से ये कहता हूँ क्योंकि पहली और आखिरी बार ही सब आते हैं, दोबारा कोई नहीं आता क्योंकि धैर्य नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अपने सब कुछ देखना है उस चक्कर में से ना देखें, अपने जो देखें उसको दिल से देखें और अच्छी तरह से फ़ील कर देखें तो बढ़िया रहेगा। वो तो ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा मैं डेज़र्ट नेशनल पार्क में 7 घंटे हाइट में बैठ रहा, बाप बस्टर्ड की फ़ोटोग्राफ के लिए। और लीकेज वो वहाँ पे गज़लर्स है ना, गज़लर्स है। so 11 o'clock I went inside and the temperature outside was 48 डिग्री बाप सेंटीग्रेड, 48 होगा, 49 हो गया होगा, एंड बस स्वेटिंग, और जितना भी पानी था सब खत्म हो गया, और वो है।
और कुछ और चिड़िया आई और जो आए किंगफिशर वो किंग वल्चर आया, किंग बहुत सी वल्चर। चीज़ें आए, मगर बस्टर्ड नहीं आया। मगर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए कि नहीं आया, उसकी उसकी मर्ज़ी थी, है ना? और वहाँ पे एक लीकेज था, वो मैं देख रहा था साइड से, वहाँ सब मेरे बस्टर्ड खड़े थे, सामने नहीं था कोई। उधर उधर वो कैमरा नहीं कर सकते थे। सही। तो ये तो होता है, दैट इज़ आल्सो एक्सपीरियंस। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। that hot summer day in a small height। तो वो तो ये तो सबका ये तो है, इज अ पार्ट ऑफ द गेम, मगर ऑब्जर्वेशन तो होता है ना बहुत सी चीजें। और सर, हाँ। नेक्स्ट जनरेशन या प्रेजेंट जनरेशन जो भी है अभी, हम्म। आप उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? अरे मैं कोई सेज तो हूँ नहीं जो नहीं मैसेज सर, दूँ, ना नहीं मैं बकायदा पॉलिटिकल लीडर हूँ जो भाषण दूँ, है ना? नहीं, यही है, भाषण यही वाली बात ही नहीं है। है। नहीं मैंने यही आपको है। शुरू में कहा वैसे कह रहा हूँ। हाँ। नहीं सर, आज नहीं, लेकिन एक वक़्त ज़रूर आएगा जब लोगों को इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की हम्म। ज़रूरत खड़ी होएगी। हम्म। मेरा यही मैसेज है कि जिस जिस स्पीशीज पे या हैबिटेट पे काम करो, एक तो पूरा दिल लगा के आप करिए, है ना? एंड यू स्टार्ट लविंग दैट स्पीशीज और हैबिटेट, और उसका वेलफेयर सबसे आगे होना चाहिए। फोटोग्राफी और डेटा कलेक्शन आपका नहीं है ना? राइट। वेलफेयर ऑफ दैट स्पीशीज। ज़्यादातर अब रेयर स्पीशीज पे या काम करते हैं, कॉमन स्पीशीज काम करते हैं, उसमें आजकल तो कुछ भी नथिंग इज सेफ, है ना? हुँ, अभी जो रिपोर्ट आई है अपनी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की, वो देखिए, उसमें 37% कॉमन ग्रासलैंड स्पीशीज आर डिसअपेयरिंग, एंड दिस वाज अ वेल नोन फैक्ट। उन्होंने डेटा में डाल दिया है, डेटा से प्रूफ किया है इन्होंने, हुँ, तो बहुत अच्छी बात है उनकी, बहुत मस्ट अप्रिशिएट। तो एक तो, और फिर आप नेचुरल हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन आप जरूर लो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस नोटबुक। तीन चीजें होना चाहिए, होना तो चाहिए। इसीलिए मैंने रखा है ना? ये और ये बायनोकुलर, ये सब आपको पूरा आपको पीएचडी करा देगा, पूरा आपको अच्छी से अच्छी चीजें दिला देगा, ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हुँ, नेचुरल हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन का, और नेचुरल हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन जब ही होती है जब आप यू बिकम अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पीशीज विच यू आर स्टडिंग। हुँ। ये बहुत जगह हुआ है, ये नहीं कि हमने किया है या और लोगों ने किया है, बहुत सी स्पीशीज़ हैं, जो स्पीशीज़ कभी-कभी देख बहुत ही मुश्किल था देखने को। अब जेन गोडॉल के आपको आपको स्टोरी मालूम होगी, शी वाज़ 17 इयर्स ओल्ड व्हेन शी केम टू ओल्डोवाई गॉर्ज में, वो वो चिंपैंज़ी स्टडी 6 महीने, शुरू के 6 महीने उसने चिंपैंज़ी नहीं देखे थे। 6 मंथ्स। कोई भी 17 साल की लड़की बोर होके ब्रिटिश होके चली जाती। मगर उनके मेंटर जो थे जॉय एडम्सन, और उनके कोई सुपरवाइजर जो भी होंगे यूके में, तो उन्होंने 6 आफ्टर 6 मंथ्स शी सॉ द, देखती थी, सुनती थी कि चिंपैंजी भाग के चले जा रहे हैं, बट नो प्रॉपर जो साइटिंग जैसे होती है ना, जैसे जी। आफ्टर 6 मंथ शी सॉ हर फर्स्ट चिंपैंजी इन अ प्रॉपर वे। ओह! और उसके बाद देखिए, एक चिंपैंज़ी, बड़ी मशहूर तस्वीर है, हाँ, वो चिंपैंज़ी के बच्चे माँ लेके आती है, बच्चा उसको हाथ करके वो करता है ना? तो देयर इज़ अ वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर जी। देयर, बिकॉज़ दे हैव एक्सेप्टेड इट। अब वहाँ पे हैबिचुएटेड भी हो गए हैं चिंपैंज़ी। इसी तरह से क्लिफर्ड राइस ने नीलगिरीज़ में काम किया था, वो उस पे नीलगिरी थार पे, राइट। हैं? अब वो भी, ही यूज्ड टू गो एंड सिट देयर विद हिज बायनोकुलर एंड नोटबुक बस। तो जानवर भी बोर हो जाता है ना, या तो ये आदमी रोज आता है यार, कुछ करता ही नहीं है। ये तो पत्थर है। एक, एक और पत्थर ऐड हो गया इकोसिस्टम में। और फिर एक हमने हमारे साथ भी ऐसी हादसा हुआ था, हादसा क्या, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। हम और हमारे कुलीग रंजीत, हम लोग पत्थर पे बैठे हुए थे नानज में, और दिस वाज आई थिंक 85 की बात है, 80, बाय दैट टाइम द बस्टर्ड्स हैव एक्सेप्टेड इट। मेरी गाड़ी को देख के भी नहीं डरते थे, ऑफ हुँ, कोर्स वी नेवर यूज्ड टू टेक इट इनसाइड, बट गाड़ी खड़ी है, कोई सामने से निकल जाएंगे। तो 2 बस्टर्ड थे, मेल बस्टर्ड्स, वो फोरेज कर रहे थे, कोई होंगे 200 मीटर पे, हैं, 2 250 मीटर पे थे, फोरेज कर रहे हैं, तो वो हमें भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उनको। और वो आते-आते हमारे पास आए, 50 मीटर से होते हुए फोरेज करके चले गए। मैंने कहा दे हैव एक्सेप्टेड अस नाउ, हैं? नहीं तो अदरवाइज़ तो आप देखिए यहाँ पे तो बस जहाँ हमारा वो डिस्टर्ब होता है तो 200 मीटर 300 मीटर से उड़ जाता है। हुँ, वो उड़े भी नहीं, मतलब वो तो दिन भर वो जैसे होता है ना, फ़ॉरेस्ट करते हुए ग्रासलैंड में आके चले गए।
सो दैट वाज़ माय, जैसे कहते हैं ना प्लेज़र मोमेंट था प्लेज़र कि मोमेंट। दे हैव एक्सेप्टेड अस। तो इसी तरह से यंगस्टर्स को भी सबको ये करना चाहिए, जिस चीज़ डिपेंड करता है उनका रिसर्च पे भी है, मतलब कौन सा है, कंजर्वेशन रिसर्च है जहाँ पे आपको इंटेंसिव सर्वे करना है, एक्सटेंसिव सर्वे करना है, तो वहाँ तो आप इतना नहीं दे सकते। तो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ स्पीशीज, इकोलॉजी ऑफ अ स्पीशीज, you have to become a part of their life, only then they will reveal you। मैंने तो जितनी भी चीज़ें हैं बस्टर्ड की सब कुछ देखा है। तीसरे साल मैंने मेटिंग देखी बस्टर्ड अच्छा। की। नॉट फर्स्ट ईयर, पहले भी हुआ होगा बट आई मिस्ड इट, बट वी वर देयर ऑल द टाइम। 8-8 घंटे जब रहते थे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना। मिलेगा। हुँ, एक दफ़ा 1984 की बात है, वो ड्राउट ईयर था वहाँ पे शोलापुर। शोलापुर तो ड्राई एरिया है, हुँ। तो बस्टर्ड तो अपना अल्फा मेल हम कहते थे, वो तो डिस्प्ले करता रहता, तो उसकी ड्यूटी थी बेचारे की वो तो सुबह शाम डिस्प्ले करना है। तो फिर हम देखा दूर से, एक देखा एक चिड़िया उड़ती आ रही है, बड़ी सी है, पता चल गया भाई छोटी चिड़िया तो नहीं है, कोई ऑलमोस्ट फॉर 2 किलोमीटर ऑन द स्काई, एंड शी केम स्ट्रेट। बाय द टाइम करीब आई तो समझ गया बस्टर्ड है, फीमेल है। वो दूर से कम से कम 2 किलोमीटर से, उससे भी दूर से उड़ रही होगी, वो आई और जाके मेल के पास बैठ गई। अच्छा। वो शी वाज़ रेडी फॉर मीटिंग, और फिर उसने जो तो बड़ा मीटिंग का बड़ा इलैबोरेट प्रोसेस है उनका, बहुत इलैबोरेट, कभी-कभी 6-7 मिनट लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग तो 2 सेकंड की होती है, बट वो जो होता है ना वो, और जो मेल ने डिस्प्ले किया, मैंने कहा तो गुब्बारा फूट ही जाएगा इसका वाह! ये तो इतना हवा में नहीं, और यूँ-यूँ डिस्प्ले कर रहा फीमेल, शी वाज़ सिटिंग देयर, एंड देन वो यूँ-यूँ करते निबलिंग करते हैं हेड को मेल, और इधर से इधर से इधर से इधर से करते-करते, और फिर मेटिंग जो होती है 2 सेकंड की होती है, वो जस्ट जस्ट यू अनलेस यू आर वाचिंग इट, यू विल मिस इट। और फिर फीमेल वो चली जाती है शफ़ल करती हुई, वो डस्ट वगैरह लगी होती है, और मेल ने फिर डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। तो ये ऑब्ज़र्वेशन जभी हो कि यू आर देयर द राइट मोमेंट, द राइट, है ना? यू आर अदरवाइज़ हाउ विल यू सी दिस? तो यही मेरा मेरा मैसेज है कि you love the species which you are working, or the ecosystem, and spend as much time in the field as you can, है ना? ठीक है ना? सर, जीएबी को तो याद कराई, हाँ, फ्लोरिकन के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन बताएँ। हाँ। तो देखिए, हम लोग क्या 2 स्पीशीज़ फ्लोरिकन की मिलती है, वो भी बस्टर्ड फैमिली की है ना, जी। बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन। तो 90 जब हमारा काम चल रहा था 81 से 80 ना, तो एक बीएनएचएस में एक और प्रोजेक्ट लिखा, वो फंड हो गया फ्लोरिकन पे। तो फिर सालिम अली साहब ने और डैनियल साहब ने मुझसे कहा कि फ्लोरिकन को भी यू मस्ट स्टार्ट स्टडिंग। बिफोर दैट आई डिडंट नो अबाउट इट, मच अबाउट इट। तो मध्य प्रदेश में मिलता है, वो बहुत जगह मिलता है, तो उससे पहले हमें मालूम है, गुजरात वगैरह में मिलता है, ये मालूम था। तो फिर हमने और हमारा उसी ज़माने में रविशंकरन ने हम जॉइन कर लिया था हमें। तो हम दोनों ने फिर वहाँ लेसर फ्लोरिकन का सर्वे किया, बट बहुत प्रिलिमिनरी सर्वे था, उसमें कोई वो ऐसा नहीं था, और पॉसिबली इट वाज़ ऑन द रॉन्ग टाइम ऑल्सो, तो वी डिडंट सी मेनी फ्लोरिकन। मगर फिर वो पीएम लाट साहब थे मध्य प्रदेश के, चीफ बाइलर वार्डन, उन्होंने बताया कि सैलाना में मिलते हैं। हुँ। सैलाना का नाम पहली दफ़ा हमने सुना। अच्छा। तो हम लोग फिर से मानसून में सैलाना में स्टडी करना शुरू किया। तो वो फिर उसका जंप कैसे करता है, उसकी आवाज़ हमने सबसे पहले पता चली कि उसकी आवाज़ परों से निकलती है, आवाज़ मुँह से भी निकलती है, पर से भी मेंढक की तरह वो चलता है ना, हुँ। उसके वो काउंट किए, डिस्प्लेइंग कितने दूर-दूर डिस्प्ले ग्राउंड होता है, मतलब मेल से टेरिटरी कितने दूर-दूर, उसकी भी डिस्पर्स लेक होता है, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, दूर-दूर होते हैं, पास-पास नहीं होते हैं, और वो भी खूब लड़ते हैं, मेल खूब लड़ते हैं। तो अगेन हम लोग के पास वैसे कैमरे नहीं थे जो सारी फोटोग्राफ, मगर वो नोट नोट करते थे। तो हम ये रविशंकरन और बरसात में उस ज़माने में सैलाना बारिश भी ऑन एंड ऑफ होती रहती थी। तो वही जाके बैठ गए पत्थर पे, और बारिश आए ना आए वो जो है बैठे हुए हैं, और 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद कभी तो जंप करेगा ना कभी तो एक्सेप्ट करेगा हम लोगों को। तो अगेन वन मेल इन लेसर सैलाना, 1 और 2 मेल्स इन लेसर सैलाना एक्सेप्टेड अस, और बहुत अच्छी उससे ऑब्जर्वेशन हुई। फिर एक हम लोगों ने वो उसका एक और डिस्प्ले देखा, जब वो फीमेल पास आ जाती है यूँ यूँ
दौड़ता है उसके पीछे। ये तो जंप जो करता है वो तो अपने अपने टेरिटरी बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, और दूसरे मेल को बताने के लिए मैं यहाँ हूँ, मेरे पास मत आना, और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। बट फीमेल जब पास आ जाती है तो वो पगला सा जाता है, वो बिल्कुल यूं अच्छा। यूं दौड़ता है उसके पीछे, लंबी वो गर्दन करके यूं 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 करता है। तो वो सब हम लोगों ने देखा। तो उससे बाद तो फिर ये हुआ कि हम लोगों को बंगाल फॉल्कन का सर्वे और स्टडी करना है। तो फिर बंगाल फॉल्कन के दुधवा से हमने काम शुरू किया। उस वक़्त दुधवा में उससे पहले कैरल इंस्किप और टिम इंस्किप ने इन पे सर्वे किया था। नेपाल से वो आए थे दुधवा। तो ओके। उन्होंने वो उस ज़माने में लिखा कि 4-5 मेल हैं वहाँ पे, हैं। तो फिर रवि न प प हो गया है, और वो बंगाल फॉल्कन जो है वो मार्च, एंड ऑफ मार्च से डिस्प्ले करता है। तो मार्च से एंड ऑफ मार्च से जून तक तो रवि जो हम लोग रहते थे दुधवा में, और जैसे ही मानसून शुरू होता है लेसर फ्लोरिकन का टाइम, और वहाँ पे वो उनका डिस्प्ले बंद हो जाता है। ओके। तो इस तरह से कोई 8 महीने हम लोग काम करते थे दोनों फ्लोरिकन पे, और फिर वो पूरा आसाम का सर्वे किया, पूरा नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल जब नहीं गए थे, आसाम का सर्वे, बंगाल का, तो बंगाल फ्लोरिकन के लिए, और नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों ने लेसर फ्लोरिकन के लिए सर्वे किया। सेंट्रल इंडिया में भी किया, मगर वी कुडन्ट फाइंड इट बिकॉज़ वो इतने एरिया है, इतना वास्ट एरिया है कि यू वोंट बी, बट मगर हम लोगों ने सारा लिटरेचर सर्वे किया। लिटरेचर जैसे होता है ना कि पुराने रिकॉर्ड कहाँ-कहाँ से हैं। बिकॉज़ फ्लोरिकन वाज़ कंसिडर्ड एज़ अ बोथ द फ्लोरिकन्स वर कंसिडर्ड एज़ गेम बर्ड्स। ओके। तो गेम बर्ड में मारने के लिए, तो और लेसर फ्लोरिकन के लिए तो ये है कि आप जंप यहाँ जंप कर रहा है, जैसे ही जंप का वो स्पोर्ट ये होता था, जैसे ही जंप किया उड़ते हुए आप मारो, पुराने ज़माने की बात है। तो एक-एक दिन में लोग 8-8 फ्लोरिकन मेल मार सकते थे। वाह! जो जितने भी हैं सब मार लेंगे। मगर ये है कि वो फिर वो जहाँ पे जैसे ही एक मेल को मारा जाता, दूसरा आ जाता था वहाँ पे, बिकॉज़ द पॉपुलेशन वाज़ सो बिग। हुँ, हुँ। तो फ्लोरिकन पे भी हम लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुए, बट मगर यह है कि उनकी जो वो ब्रीडिंग के बाद यही अक्टूबर नवंबर के करीब वो चले जाते हैं सालाना से भी, और अदर ब्रीडिंग एरिया से भी, यहाँ से भी चले जाते हैं। तो वो नहीं मालूम था कहाँ जाते हैं। हुँ। अब जो सैटेलाइट ट्रैकिंग से हम लोगों को पता चल रहा है, उस ज़माने में तो नहीं था हमारे पास कुछ, तो अब पता चल रहा है कहाँ जाते हैं, कहाँ मरते हैं। तो बहुत अच्छी स्टडी हो रही है इस वक्त फ्लोरिकन पे, बीएनएचएस भी कर रहा है, और द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कर रहा है लेसर फ्लोरिकन पे। बंगाल फॉकिन तो है जो तराई के ग्रासलैंड में और ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन पे और अरुणाचल में, पहले तो बहुत बहुत जगह था, बिहार में भी था, बिहार में अब कोई ग्रासलैंड बचा नहीं है, ओके। नेपाल में है थोड़ा सा। मगर वेस्ट बंगाल में हमने देखा, खुद देखे हैं बंगाल फॉकिन। तो उसका नाम ही है बंगाल बंगाल फॉल्कन, और फॉल्कन। बंगाल से ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अच्छा। जलदापारा में देखा था हमने, और दो एक एक प्राइवेट एस्टेट थी, उन्होंने ग्रासलैंड बचा रखा था। ओके। तो वहाँ पे 2 मेल डिस्प्ले करते थे, और भी होंगे, मतलब 2 मेल तो हम लोगों ने देखे हैं। तो वेस्ट बंगाल से तो ख़त्म हो गया, मगर आसाम में कहीं-कहीं सर्वाइव कर, कहीं-कहीं क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड एरिया में सर्वाइव कर सर। रहा है। तो बंगाल फॉकिन पे हमारा बाद में भी एक वो था, 2016, 17, 18 में भी हमारा प्रोजेक्ट था। तो उसमें हम लोगों ने सर्वे किए, और सर्वे और स्टडी भी किया उसको। तो काज़ीरंगा में कोई 32-33 मेल हैं। इसी तरह से मानस में सबसे अच्छी पॉपुलेशन थी। अच्छा। हाँ, सबसे अच्छी 80s में गौतम नारायण और लीमा ने स्टडी किया था। तो वहाँ पे हम लोगों का एस्टिमेट था कि नॉट लेस देन 80 मेल्स हैं, डिस्प्लेइंग मेल्स। और नॉन डिस्प्लेइंग मेल तो अलग होंगे, अलग हमें है। मालूम नहीं था कि इतने बड़े टॉल ग्रास में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। फीमेल भी बहुत कम नज़र आती थी। हुँ, मगर वो बोडो की एजिटेशन की वज़ह से एक मानस का ग्रासलैंड बिल्कुल तबाह हो गया। ओह! मगर अभी भी हैं, और रिवाइव हो सकते हैं बंगाल फॉल्कन वहाँ पे। और काज़ीरंगा मानस में है, काज़ीरंगा की पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ है। छोटी पॉपुलेशन है, मगर है, पिछले 40 साल में 35 साल में कोई डिक्लाइन नहीं। फिर ओरांग में है। हुँ, ओरा। पाबीतारा में भी बंगाल फॉल्कन हमने देखा था, मगर पाबीतारा से खत्म हो गया। ओरांग में भी पॉपुलेशन वो है, जितनी भी है छोटी पॉपुलेशन है, मगर है। मतलब कोई हमने 35 साल में कोई उसमें डिफरेंस नहीं माना। ओरांग के सारे ग्रासलैंड में एक-एक बंगाल फॉल्कन है। और
डिब्रू सैखवा एक सेंचुरी है, वहाँ पे बंगाल फॉल्कन बहुत अच्छी तादाद होती थी। सादिया प्लेन्स है, बड़ा मशहूर है वहाँ पे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सादिया प्लेन्स के बहुत हैं। ओके। तो डिब्रू सैखवा वो ज़माने में डिब्रू सै सादिया वो एरिया वही है। हाँ, तो डिब्रू सैखवा से अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया इसलिए कि ओवर ग्रेजिंग कर दी ग्रासलैंड की। वही है ग्रासलैंड की बात आई ना, कोई ध्यान ही नहीं देता है। नहीं, नहीं, नहीं। मगर सादिया प्लेन्स में अभी भी हैं प्राइवेट ग्रासलैंड्स में और ऐसे ग्रासलैंड जो कुछ बचे हुए हैं। और फिर हमने वही 2016-17 में डी ईरिंग एक सेंचुरी है अरुणाचल में है। वहाँ पे पासीघाट के पास है, वहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन है। वो भी अच्छी मीन्स 30-40 हैं मेल्स। और जो जो हमने देखे हैं। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वहाँ पे रिसर्च करना चाहता है सिस्टमेटिकली, तो हो सकता है कम या उतना ही मेल मिले, हम कह नहीं सकते हैं, मगर हमने देखे हैं। एस्टिमेट है हमारा 35 टू 40 मेल्स होंगे, डिस्प्लेइंग मेल्स। और भी होगा तो वो एक और जगह है वो एक प्राइवेट ग्रासलैंड है इपरा मकूला का, वो अरुणाचल में ही, वहाँ पे 7 मेल्स हैं। मैंने भी जाके देखे हैं। मैं मेल्स की बात बता रहा हूँ इसलिए कि जी। फीमेल तो नज़र आती नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो सर ये प्राइवेट मैक्सिमम है, ग्रासलैंड आप जो मैक्सिमम। कह रहे हैं हुँ। मतलब वो बकायदा ही प्राइवेट होते हैं हाँ, मतलब? प्राइवेट है, जैसे वो तो बहुत बड़ा है, वो तो प्लेन्स है ना, वो अरुणाचल के जो प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं बेसिकली। तो वहाँ एग्रीकल्चर तो इतना होता नहीं है कि वो बरसात में सारा उड़ जाता है, और वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इप्रामाकूला का एक ग्रासलैंड है, कोई आई थिंक 8 स्क्वायर किलोमीटर का है, या ऐसे ही है, मुझे एग्जैक्ट एरिया नहीं मालूम, बट वंडरफुल बिसाइड द रिवर। तो उसमें 7 मेल्स एक साथ देखे गए हैं। क्या? तो मिनिमम तो 7 है ना, और अभी भी हैं, मैं उनसे टच में हूँ, तो वो कहते हैं अभी भी हैं। और इसके अलावा बहुत से एरियाज़ हैं अरुणाचल में, ख़ास फ्लड प्लेन पे, कि जो परफेक्ट फ्लोरिकन हैबिटेट है। क्या? मगर वो ये है कि बहुत टाइम लगाना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए। देखिए, बंगाल फॉल्कन के लिए बहुत मुश्किल है कहना कि ये नहीं है। जब आप देख लो तो कह दो है, हैं? अगर आप 2 दिन भी किसी ग्रासलैंड में गुज़ारे आपने, इवन देन यू कैन नॉट से इट इज़ नॉट देयर, बिकॉज़ यू मे मिस इट, बिकॉज़ इट मे नॉट बी डिस्प्लेइंग। इतनी ऊँची-ऊँची घास में रहता है, तो आप वो, और इट इज़ अ वेरी शाय बर्ड आल्सो, एंड स्टिल हंटेड बाय द लोकल्स, so इट इज़ शाय। तो सादिया प्लेन्स वो वही वही और क्या नाम है, पासीघाट प्लेन्स में अभी भी हमने देखे हैं बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पे देयर इज़ नो प्रोटेक्टेड एरिया, नो डिस्प्लेइंग मेल देखे हैं वहाँ पे। तो और कभी-कभी उड़ते भी नज़र आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप जा रहे हैं, अरे ये फ्लोरिकन उड़ता जा रहा है। तो इट मीन्स दैट देयर आर मेनी मेनी मोर बर्ड्स देन यू कैन एस्टिमेट देयर। मगर वही है कि ग्रासलैंड बचाना है, तभी बचेगा तभी फ्लोरिकन और बचेगा। जैसा, हाँ। ओके, थैंक यू। सैटिस्फाइड कंप्लीटली सर। हैं डायरेक्टर साहब? पीछे से डायरेक्शन डायरेक्शन